हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 12 का स्टडी स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड 12 में जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका हम स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर ये हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का टाइटल मैं लगा देता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जो पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चार्ज के बारे में। ओके, चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे। चार्जेस क्या चीज़ है, चार्जेस क्या क्या चीज़ें उससे हो सकती है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस हमें पता होना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंस पता होगा तभी तो हमें इंटरेस्ट आएगा स्टडी में। बाकी आप बोलोगे कि सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो या इसका पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप इम्पोर्टेंस जानोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में, आपको इंटरेस्ट आएगा बाकी सब्जेक्ट्स में, तो आपको और अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। तो पहले हम चार्जेस पढ़ना फिजिक्स में क्यों रिक्वायर्ड है, क्यों नेसेसरी है, वो देखने वाले हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि चार्जेस पढ़ना हमारे लिए क्यों बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको पता है कि फिजिक्स में दो तरह की स्टडी आती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में जो चीज़ें रुकी हुई होगी उसका हम स्टडी करेंगे, और डायनेमिक में जो चीज़ें मोशन में होगी उसका हम स्टडी करेंगे। तो जो चार्ज है, मान लो वो रेस्ट पे हो। ओके, चार्ज को हम डिनोट करेंगे क्यू से। ओके, जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पे हो, वेन एवर चार्ज इज ऑन रेस्ट, ठीक है, चार्ज अभी हमारा रुका हुआ है यानी वेलोसिटी उसकी 0 है। तो जब भी चार्ज रुका हुआ होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है वो हम डिटेल में लर्न करने वाले हैं सेकेंड सेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो हमें पता चल गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चलेगा, और वो हमारी स्टडी आएगी चैप्टर नंबर 1 और 2 में। ओके, तो जब चार्ज हमारा रुका हुआ है तो वो हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 1 और 2 में। अब मान लो चार्ज मोशन में आ गया, चार्ज मोशन में आ गया यानी अब हमारी वेलोसिटी 0 नहीं रही, चार्ज चलने लग गया। ठीक है, तो जब चार्ज चलने लग जाएगा, व्हेनेवर चार्ज इज इन मोशन, तो वो प्रोड्यूस करेगा पहले तो इलेक्ट्रिक करंट। वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी हमने थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड 10 में की है, बाकी की अब डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट हमारा होगा चैप्टर नंबर 3। उसके बाद अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं यानी करंट पास कर रहा है, तो वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, यानी मोशन वाला चार्ज ही प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड उसमें पढ़ेंगे। वो हमारा सेक्शन रहेगा चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, एक बार हमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 अच्छे से समझ आ गया तो फिर हम स्टडी कर सकते हैं उसका कंबाइन स्टडी। दोनों का कंबाइन जो स्टडी होगा वो हमारा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि उसमें चैप्टर 6 रहेगा हमारा। चैप्टर 6 में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे, पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो चैप्टर नंबर 7 में हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। और देन हमारा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आप सोचो कि हमारी 12 की जो पूरी फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी वो चार्ज के ऊपर ही बेस्ड है, तभी तो चार्ज समझना इतना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको एक बार चार्ज समझ आ गया तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो बच्चों, चार्ज समझना इतना ज़रूरी है, आप समझो, सोचो आप कि चार्ज समझना कितना ज़रूरी है। अगर चार्ज आपको समझ आ गया तो ये पूरी जो कहानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, कैपेसिटर की, मैग्नेटिक फील्ड की, सारी बातें उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले चार्ज कैसे उसकी खोज हुई, कहाँ से आया, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसमें इतना कुछ नोट करने जैसा है नहीं, क्योंकि ये पूरा मैंने थोड़ा बताया कि किस तरह से हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो चार्ज आइडिया कैसे आया कि चार्ज होता है। तो ग्रीक फिलोसोफर
ग्रीक फिलोसोफर्स ने एंशिएंट टाइम में अराउंड 600 बिफोर क्राइस्ट उन्होंने ऐसा नोटिस किया, एक मटेरियल था एम्बर करके, एकदम लाइट मटेरियल है, मटेरियल कॉल्ड एम्बर। ये जो एम्बर मटेरियल है वो क्या कर रहा था कि छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स या स्ट्रॉ जो होती है हमारी प्लास्टिक की स्ट्रॉ, उसके छोटे छोटे पीस ऑफ स्ट्रॉ और या बीट्स ऑफ पेपर्स उनको अट्रैक्ट कर रहा था। तो उनको बहुत सरप्राइज लगा, ये जो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया, तो उनको बहुत सरप्राइज लगा। फिर उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया और स्टडी करते करते बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट है उन्होंने चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी की और बहुत सारी चीज़ों ने हम जान पाए। उसके बाद चार्ल्स कूलम ने कूलम्स लॉ दिया जिसके वजह से हम चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस स्टडी करने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल्स धीरे धीरे सामने आई और उसकी वजह से कितने यूजेस हैं और क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें सामने आई। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज आपने देखा होगा कि अगर एक बलून हो ओके और हम ड्राई हेयर में रब करें तो दीवार पे चिपक जाता है, ठीक है। या फिर आपने नोटिस किया होगा कि सपोज मैं ये ब्लेजर निकालूं तो मेरे जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो हेयर्स खड़े हो जाएंगे। आप टीवी के सामने अपना हैंड्स ले जाओगे तो छोटे छोटे हेयर्स जो है वो खड़े हो जाएंगे, ओके। या फिर एरोप्लेन जो चलता है, बिजलियाँ कड़कती है तो एरोप्लेन को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये सारी जो चीज़ें हैं, या हम जो फोटोकॉपी निकालते हैं, जो जेरोक्स निकालते हैं, फोटोकॉपी निकालते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चार्जेस का जितना भी स्टडी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्जेस का सबसे पहला इन्वेंशन ग्रीक फिलोसोफर्स ने अराउंड बिफोर 600 बिफोर क्राइस्ट उन्होंने स्टडी किया गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज क्या चीज़ है और चार्ज से क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ओके। सबसे पहले जो चार्ज है वो आपको याद रखना है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप 11th में पढ़ के ही आए हो, ओके। आप 11th में पढ़ के आए हो कि जो चार्ज है वो स्केलर, सॉरी 11th में आप ये पढ़ के आए हो कि स्केलर क्या है, वेक्टर्स क्या है, ठीक है। तो आपको डिटेल में उसके बारे में मालूम है। तो मैं अभी बस इतना ही बताऊंगा कि चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मान लो कि ये वायर है तो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से पास हो जाएगा, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं आएगी। तो चार्ज को किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब चार्ज को जो हम डिनोट करेंगे उसको हम डिनोट करेंगे क्यू से, स्मॉल क्यू से करो या कैपिटल क्यू से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मान लो मैंने स्मॉल क्यू से उसको रिप्रेजेंट किया तो पहले मैं उसका एसआई यूनिट लिखूंगा, एसआई यूनिट। बच्चों आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का। करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, राइट। अब मैं मान लो चार्ज को सब्जेक्ट बना लेता हूं तो क्या होगा कि टाइम ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, ओके, और समय का समय का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, एम्पियर इनटू सेकंड, ठीक है। अब एम्पियर को हम डिनोट करेंगे A1 और समय यानी टाइम को हम डिनोट करेंगे T1 से। तो इसका ऐसा यूनिट हमारा आ गया पहले तो कूलम, ये एम्पियर इंटू सेकंड को हम बोलेंगे कूलम। चार्ज कूलम के ऑनर में एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम बोला गया, कूलम। और कूलम वो एम्पियर इंटू सेकंड का बना है तो यहाँ पे हमें डायमेंशन फॉर्मूला भी मिल गई। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारी आएगी A1 T1। बाकी सब यहाँ पे देखो मास का कोई रोल अभी नहीं आ रहा है तो मास 0, लेंथ का भी कोई रोल नहीं आया इसमें तो लेंथ भी 0, T1 A1। क्या सर M0 L0 लिखना जरूरी है? तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आप सिर्फ A1 T1 लिखोगे तो आपके टीचर समझ ही जाएंगे कि M 0 है और L भी 0 है, उसकी पावर यानी कि वो नहीं है। बिकॉज M की 0 पावर 1, L की 0 पावर भी 1, तो आप नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसका एक दूसरा यूनिट भी है इलेक्ट्रोस्टैट, CGS यूनिट, लेकिन उसकी हमें इतनी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं और वो हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
दूसरी एक बात, उसकी प्रॉपर्टी हम पूरी डिफरेंस से पढ़ेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि जो चार्ज है वो चार्ज और मास का एक रिलेशन है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। यानी दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं, चार्ज और मास। ओके, कोई भी बॉडी होगी, कोई भी मास होगा, मान लो ये किसी बॉडी का मास है, तो वो चार्ज कैरी करता ही है ऐसा हम नहीं बोल सकते, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी चार्ज है, मान लो ये छोटा सा एक चार्ज है, तो मास होगा ही होगा। वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है या प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भी हो या प्रोटॉन भी हो, उनका मास होता ही है। यानी कि किसी भी बॉडी का चार्ज है तो मास है ही है, ओके। लेकिन मास है तो चार्ज भी होगा, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, मास हो भी सकता है, सॉरी चार्ज उसके ऊपर हो भी सकता है या ना भी हो। लेकिन एक बार अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये चार्ज है, अब मान लो ये प्रोटॉन हो, तो प्रोटॉन का हमारा जो चार्ज आता है वो कितना आता है, +1.6 10⁻⁻19 कूलम, राइट। प्रोटॉन का मास आता है 1.67 10⁻27 कूलम, ओके। यानी अगर ये बॉडी चार्ज कैरी कर रही है पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, तो उसके पास इतना मास रहेगा। तो ये यहाँ पे ऐसा प्रूव होता है कि कोई सिग्निफिकेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अपने आप में ही एक प्रूफ है कि अगर चार्ज है तो मास होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो मास भी ट्रांसफर करेगा, यानी चार्ज होगा तो उसका मास होगा ही होगा। लेकिन मास होगा तो चार्ज होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बॉडी न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बेसिक चीज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि चार्ज जब ट्रैवल करता है, ये देखो मोशन में हमने पढ़ा था अभी, तो चार्ज जब मोशन में आएगा तो भी उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, वैल्यू उसकी फिक्स रहेगी। वो एनर्जी रेडिएट करेगा अगर वेरिएबल मोशन हो, लेकिन उसकी जो चार्ज की वैल्यू है वो नहीं बदलेगी, नहीं चेंज होगी। लेकिन मास जो है अगर वो मोशन में आ गया तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर मास की स्पीड इंक्रीज होती रही तो उसका मास भी इंक्रीज होता रहेगा, जैसा हमें आइंस्टाइन सर ने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। वो हमारे यहाँ पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन वो आप याद रख सकते हो कि जैसे जैसे बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मास चेंज हो जाए, मतलब अलग होगा, ओके। और जैसे ही बॉडी अगर मोशन में आ जाएगी तो उसका मास अलग हो जाएगा, यानी मास चेंज होगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें थी, और बेसिक डिस्कशन हम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट करना जैसे बच्चों 2-3 चीजें हैं, उसका यूनिट हो गया, उसका डायमेंशन फॉर्मूला है, वो स्केलर क्वांटिटी है, ये थोड़ी आपको जरूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी आगे का स्टडी के लिए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसी चीजें हैं कि आपको आगे का स्टडी अच्छे से आए, उसके लिए जो करंट स्टडी हम कर रहे हैं वो आना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें आपको याद रहेगी तो ही आपको आगे की जो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब देखो, जो चार्ज है, एक्चुअली चार्ज दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल, यू कैन सरप्राइज्ड देयर आर मोर देन हंड्रेड्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स, लेकिन हमारे लिए बेसिक 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वैसे भी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल हम उसको नहीं बोल सकते, वो वेव नेचर भी कैरी करता है, लेकिन वो बहुत आगे का हमारा स्टडी आएगा। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो 3 हमारे बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उसमें न्यूट्रॉन तो अभी हम डिस्कस करने वाले भी नहीं है, वो थोड़ा आगे जाके हमें स्टडी में आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बहुत सारी बॉडी प्रोटॉन कैरी करती हैं, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, मैं यहां लिखूंगा इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और वो चार्ज कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। जो मैंने आपको बताया कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने एंशियंट टाइम्स में जो एम्बर मटेरियल उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उसको वो लोग इलेक्ट्रॉन बोला करते थे। उसके ऊपर से ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, ये सब वर्ड्स डेवलप हुए हैं। तो ये थोड़ी एक नॉलेज की बात हो गई। तो
हमारे लिए बेसिक ये दो चीजें हैं, प्रोटॉन वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि जो प्रोटॉन होगा उसका जो चार्ज होगा वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन उसका साइन अपोजिट होगा। प्रोटॉन कैरी करता है 1.602 10⁻⁻19 कूलम, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कैरी करता है -1.602 10⁻⁻19 कूलम। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर दोनों का मिलन हुआ तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, यानी जितना प्लस चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, ठीक है। और दोनों जब मिलेंगे तो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को चार्ज को। हाँ, दोनों का जो मास है वो थोड़ा नहीं ज्यादा ही डिफरेंस है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। तो प्रोटॉन का जो मास है वो हमें मिलेगा 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हमें मिलेगा 9.10 समथिंग आता है, हम 11 लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके, 9.11 10⁻31 kg। एक दूसरी बात बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो सबसे छोटा मास जो अभी तक डिटेक्ट किया गया है वो है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास आता है 9.11 10⁻31 kg। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीजें होंगी जो हमें थोड़ी आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, क्योंकि आगे हम इतने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें इसकी वैल्यू हम यूज लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये चार्ज जो हैं उनसे क्या फिनोमिना अकर करती हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो, चार्ज का मास इतना छोटा है कि हम उनको देख ही नहीं सकते, ठीक है, उनको देखना हमारी नेकेड आई से इम्पॉसिबल है। लेकिन जो डिटेक्ट किया गया है चार्ज कुछ कुछ बॉडी के ऊपर, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बता देता हूँ। एक साइड है पॉजिटिव चार्ज, एक साइड है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी बॉडी कंटेन करती है? तो ग्लास रॉड हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज का कंटेन करता है। वुल जो क्लोथ है, वुलन कारपेट हो गया, वुलन मटेरियल हो गया, वुलन का कपड़े हो गए, वो सारे पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे, ठीक है। फिर कैट स्किन, फर बोलते हैं हम, कैट एनिमल के जितने भी फैमिली है उनके ऊपर जो चार्ज एक्सेस चार्ज डिटेक्ट किया गया है वो पॉजिटिव चार्ज डिटेक्ट किया गया है। और बच्चों इस तरफ जो नेगेटिव चार्ज है उसमें आप ले लो प्लास्टिक रॉड हो गया, रबर शूज हो गए, रबर के जो मटेरियल होंगे वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेंगे। फिर प्लास्टिक के जो मटेरियल हैं वो नेगेटिव चार्ज करेंगे। ओके, तो बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या खेल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक रॉड है। पहले तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि बॉडी को हम इलेक्ट्रीफाई कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को। मैंने अभी आपको बताया कि मटेरियल का न्यूट्रल होना, मान लो ये शीट न्यूट्रल है, ये शीट अगर न्यूट्रल है इसका मतलब ये हुआ कि इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर मान लो 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बॉडी न्यूट्रल है इसका मतलब कतई ऐसा नहीं है कि वो चार्ज कैरी नहीं करता। हाँ, चार्ज कैरी करता है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात हो गई हमारी। अब मान लो देखो, अगर मुझे इसको चार्ज करना होगा ना, तो या तो मुझे एक्सेस ऑफ चार्ज पॉजिटिव अगर मैं इसके ऊपर डालूंगा, एस्टेब्लिश करूंगा, तो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, और अगर मैं इसके ऊपर एक्सेस चार्ज नेगेटिव वाला डालूंगा तो बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो ये चीज हमें थोड़ी आइडिया आनी चाहिए। और मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। हमारे पास यहां पे एक ग्लास रॉड है, ये हमारा ग्लास का रॉड है, और मैं यहां पे एक सिल्क क्लॉथ लेता हूं। बहुत अलग अलग तरह के कपड़े आते हैं, उसमें सिल्क क्लॉथ हमने लिया है, सिल्क क्लॉथ, और ये हमारा है ग्लास रॉड। अब देखो, मान लो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज है, ओके, उस पर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। अगर मैंने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ ऐसे रब किया, इस तरह से हमने अगर उसके ऊपर रब कर दिया, जैसे ये हमारा मान लो सिल्क क्लॉथ है, अगर मैंने उसको इस तरह से रब किया तो क्या होगा कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब इसके ऊपर आ जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुए, ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन कम हुए, तो आप सोचो कि पहले जो ग्लास रॉड था उस पर नंबर इक्वल थे प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के, अब इलेक्ट्रॉन्स इस पे जा रहे हैं तो यहाँ मेजोरिटी किसकी बचेगी, पॉजिटिव की, इसीलिए ग्लास रॉड को हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेस चार्ज मानेंगे और इलेक्ट्रॉन सारे सिल्क क्लॉथ पे आ गए। ठीक है, तो मैं इसको डैश करके डिनोट करूंगा, ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ पे सिल्क क्लॉथ जो है वो हमारा हो गया नेगेटिवली चार्ज मटेरियल, और ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव रॉड। अब देखो बच्चों, आपको ये चीज पता है कि सोडियम Na+ होता है। क्यों Na+ होता है, क्योंकि सोडियम के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। ठीक है, तो अब मेजोरिटी किसकी बची, प्रोटॉन तो उतना ही है ना, प्रोटॉन तो 11 ही है, 11 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसीलिए सोडियम हमारा पॉजिटिव बन जाता है। तो यही खेल है यहाँ पे भी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो रॉड हमारा हो गया पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ हो गया नेगेटिव चार्ज। सर ये चीज समझनी है कि इलेक्ट्रॉन जाते क्यों हैं, इलेक्ट्रॉन इसीलिए जाते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसमें तो हमारा पॉजिटिव चार्ज एकदम बना रहेगा, लेकिन जो हमारी ऑर्बिट्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उसमें अगर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ी वीकली बाउंडेड रहेंगे, तो रब करने के प्रोसेस में वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीज एक समझने वाली बात थी। ठीक है, ये भी आपको आइडिया गया कि चार्ज में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन रबिंग। ठीक है, तो ये बात आपको आइडिया आ गई। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, जिस तरह से माइकल फेरेड ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी किए। उन्होंने ये चीज बताई कि अगर मैं यहाँ पे सिल्क की थ्रेड के साथ एक ग्लास रॉड ले रहा हूं और उस ग्लास रॉड को मैं दूसरे एक ग्लास रॉड के नजदीक ला रहा हूं, तो यहां पे ऐसा पाया गया कि इस ग्लास रॉड ने दूसरे ग्लास रॉड को दूर धक्का मारा, बिना टच किए दूर गए। तो इसी फिनोमिना को बोला गया रिपल्जन। दोनों एक दूसरे को दूर गए, उसको क्या बोलेंगे, रिपल्जन बोलेंगे। ये हमारा सिल्क है, ये हमारा ग्लास रॉड और ये भी हमारा ग्लास रॉड है। तो एक ग्लास रॉड के नजदीक जब दूसरे ग्लास रॉड को लाया गया तो वो बिना टच किए एक दूसरे से दूर हुए। ये जो हैंग क्या होगा वो इस तरह से दूर चला जाएगा। तो इसकी वजह क्या आई वो हम कंक्लूजन में पता करते हैं। दूसरा एक हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं कि उसी ग्लास रॉड को, ये भी हमारा वापस ग्लास रॉड है, उसी ग्लास रॉड को अगर प्लास्टिक रॉड के नजदीक हम लाएंगे, प्लास्टिक रॉड एक्सेस चार्ज नेगेटिव कंटेन करता है, तो इसमें ऐसा पाया गया कि नेगेटिव चार्ज ने ग्लास के रॉड को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे के नजदीक आए, और तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि इसी तरह से सिल्क की थ्रेड के ऊपर अगर हम प्लास्टिक का रॉड लेते हैं और जो ब्रिंग करने वाला रॉड है वो भी अगर हम प्लास्टिक का लेते हैं तो वही रिजल्ट देखने को मिला जो रिजल्ट हमें ग्लास के रॉड में देखने को मिला था। यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों ने एक दूसरे को दूर धक्का मारा बिना टच किए, यानी कि रिपल्जन हुआ। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये निकलकर सामने आया जो मैं यहां बताता हूं आपको कि अगर इफ देयर इज अ टू लाइक चार्जेस बोथ रिपल इच अदर, समझ आया, सुना ना, वापस बोल रहा हूं, देखो, इफ देयर इज अ लाइक चार्जेस दे रिपल इच अदर एंड इफ देयर इज अनलाइक चार्जेस बोथ अट्रैक्ट इच अदर। अगर अपोजिट नेचर के चार्ज हुए, अनलाइक हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होना तो नेचुरल सी बात है, आपको पता ही है कि प्लस माइनस का क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, और नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। तो अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट ये दिखाए उसका कंक्लूजन यही निकल के आया कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपल्सन करेंगे,
लेकिन अगर एक पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन करेंगे। तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट बात सामने आई निकल कर, ठीक है। अब चार्ज की और भी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। ओके, देखो हमारा जो ये लेक्चर रहेगा वो एकदम बेसिक से रहेगा, यानी आपको पूरा बोर्ड का एनसीईआरटी समझ आएगी अच्छे से। बच्चों एनसीईआरटी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर एक बार आपने एनसीईआरटी समझ ली, फिर जेईई नीट तो आपका काम बहुत इजी कर देगा, ठीक है। उसके लिए आप बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर पाओगे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो जेईई में, मेंस में और नीट में आ चुके हैं, और बाकी के ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जो आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सारी बेसिक चीजें एक बार समझ लेनी होगी, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये टॉपिक हम थोड़ा आगे ले जाते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज की थोड़ी और जो आइडियाज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये सब आपको बेसिक से आइडिया होना चाहिए। सर पता कैसे चलता है कि चार्ज कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलता है। एक्चुअली हमें पता नहीं चल पाता, एक डिवाइस आता है इलेक्ट्रोस्कोप करके। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा? चार्ज को डिटेक्ट करेगा कि चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव वाला है या नेगेटिव वाला है, ठीक है। बाकी हम चार्ज को देख नहीं सकते, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं आएगा कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। अब हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नाउ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हम बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे नंबर नहीं दूंगा, सिर्फ हम एक पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं उसको, कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वो हमने आगे बात करी, ठीक है। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। सर आपने ये तो बताया नहीं कि चार्ज किसका बना है। बच्चों चार्ज जो है वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ही कुछ ऐसा है कि वो या तो पॉजिटिव बिहेव करता है या तो नेगेटिव बिहेव करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या फिर मटेरियल, ठीक है, वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद चार्ज इज अ ट्रांसफरेबल। जो चार्ज है वो हमारा ट्रांसफर भी कर सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अब हम तीन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, लेकिन अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी एनसीईआरटी में भी अच्छे से मेंशन है और वो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगी। देखो एक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, वो थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चार्ज जो है वो किस तरह से ऐड होता है वो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लो ये चार्ज हमारा है +3 कूलम, ये चार्ज हमारा है +5 कूलम, ये चार्ज जो हमारा है वो -4 कूलम है। मान लो मुझे नेट चार्ज पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब चार्ज को ऐड करूंगा। Q net इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। अब देखना Q1 कितना है मेरा +3, प्लस Q2 कितना है +5, Q3 कितना है -4। देखो मैंने कैसे ऐड किया, प्लस ऑफ -4। अब ये तो बेसिक सी बात है कि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 - 4 4। तो नेट चार्ज हमारा यहाँ पे प्लस निकल के आया। सर इसमें क्या रॉकेट साइंस आ गया? तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जिस तरह से हम नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं उसी तरह से ये ऐड होगा। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि चार्ज ऑलवेज एडेड सच एल्जेब्रिकली ऐड होंगे। एल्जेब्रिकली मतलब जो प्लस है वो एज अ प्लस और जो माइनस है वो एज अ माइनस। हमें बार बार ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो प्लस होगा उसको प्लस में ऐड करेंगे, माइनस होगा उसको डायरेक्टली उसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो चार्ज का जो रूल है वो नॉर्मल नंबर की तरह ही हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, उसका कोई अलग से रूल नहीं है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में हमें बस इतना सीखना है
कि चार्ज ऑलवेज ऐड एल्जेब्रिकली लाइक अ नॉर्मल नंबर। नॉर्मल जो नंबर हमने लर्न किए हैं उसी तरह से चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी उसकी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके, पहले मैं आपको कंजर्वेशन का मीनिंग समझाता हूं कि कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, मान लो मेरे पास 10 रुपीज हैं। ओके, मेरे पास 1 रुपीज के 10 कॉइन है। अब प्रोसेस स्टार्ट होती है, मैं आपको पैसे दूंगा, कॉइन दूंगा, आप भी मुझे दोगे। सर पैसे की बात चालू कर दी आपने, वो तो सिर्फ एग्जांपल है कि मैं आपको मान लो पैसे देना स्टार्ट कर रहा हूं, आप मुझे पैसे दे रहे हो, बहुत सारी डील हुई हमारी, मैंने आपको दिए कॉइन, आपने मुझे दिए। आफ्टर दैट डील, ठीक है, मेरे पास 10 रुपये ही बचे, तो मान लो मेरे मनी का कंजर्वेशन हुआ। समझ आया? इट डजेंट मैटर कि मेरे पास 5 रुपीज का 2 कॉइन है या 10 रुपीज का 1 कॉइन है, इट डजेंट मैटर। मेरे पास अगर 10 रुपये हैं तो मेरे पैसों का कंजर्वेशन हुआ। उसी तरह से अगर चार्ज कोई डील कर रहा है, चार्ज अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहा है, तो आफ्टर दैट बिजनेस, आफ्टर दैट डील, अगर उसके पास वही चार्ज रहता है तो उसका कंजर्वेशन हुआ है, अदरवाइज कंजर्वेशन नहीं हुआ। ये एक नेचर का रूल है, कॉमन याद रखना। चार्ज का जो ये रूल है वो नेचर का रूल है। 4 रूल्स होते हैं नेचर के कंजर्वेशन के। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम 11 में पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो भी हम 11 में पढ़ के आए हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो भी हमने पढ़ लिया है। ये सारा हम 11 में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बचा हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो हम पहले ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और वही हमें बहुत हेल्प करेगा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने में। ठीक है, तो मैंने आपको कंजर्वेशन क्या चीज़ है वो आइडिया दी। ठीक है, कंजर्वेशन में 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। पहला पॉइंट कि इट इज ऑलवेज रिमेन सेम फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। ये चार्ज जो है वो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सेम रहेगा। ये वर्ड तो आपको पता ही, आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेशन क्या है। अभी जब कोविड आया था, किसी भी पर्सन को कोरोना हुआ, ठीक है, वायरस डिटेक्ट हो गया, तो उसको आइसोलेशन में भेज देते थे। तो क्या होता था, आइसोलेशन मतलब वो ना किसी को मिल सकता है ना बाहर जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा, या तो उसके अंदर वाला वायरस मरेगा या वो खुद मरेगा। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ों का आइसोलेशन। यानी यहाँ पे भी क्या, कोई भी बॉडी आइसोलेशन में है तो किसी के साथ भी डील नहीं करेगी, या डील करेगी तो भी उसके सिस्टम में जो भी चीज़ें हैं उसी के साथ डील करेगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हमें सब कंसेप्ट को क्लियर करना है यहाँ पे, ऐसा बोलूँ तो क्रिस्टल क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम जो हमारी है वो कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इट इज ऑलवेज रिमेन सेम। इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कंजर्व्ड, कंजर्व्ड फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब तो सीधा यही होता है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या किसी भी चार्ज को, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी टोपी उसके सर। ठीक है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो हमारे पास यहां पे एक सिस्टम है। ठीक है, ये जो सिस्टम है हमारी, उसमें 2 हम बॉडी इंक्लूड कर लेते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए के पास सपोज करो कि 4 चार्ज है और बॉडी बी के पास सपोज करो कि 3 चार्ज है। ठीक है, अब हमने इसको पूरी सिस्टम मानी है, तो ये
आइसोलेशन में रहनी चाहिए। अब मैं दोनों को टच करता हूं या रब करते हैं हम एक दूसरे के साथ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकता है सर? तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए बॉडी के ऊपर से कोई चार्ज बी बॉडी के ऊपर चला जाए, या ये ब्लू वाला चार्ज बी से ए के ऊपर आ जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चार्ज कंजर्व नहीं रहा, क्योंकि सिस्टम हमारी रेड कलर का बॉक्स है, ठीक है। तो पहले गिनो इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ए बॉडी से एक चार्ज बी बॉडी पे चला गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो गया, जस्ट चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हमारी सिस्टम ये है, ठीक है। तो चार्ज इस तरह से एक दूसरे पे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा चार्ज चले गए हों या सबके सब चले गए हों, लेकिन ए और बी दोनों मिला के 7 थे, तो 7 रहने ही चाहिए, एक दूसरे को रबिंग करने के बाद 7 वापस रहने ही चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैं किसी थर्ड बॉडी को इंट्रोड्यूस करता हूं, कोई सी बाहर वाली बॉडी को, और फिर चार्ज उसके ऊपर चले गए, तो अब हमारा कंजर्वेशन लॉ नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आइसोलेटेड बॉडी को थर्ड किसी बॉडी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये बात गलत हो जाएगी। इस तरह से हमारा कंजर्वेशन लॉ फुलफिल नहीं करेगा। कंजर्वेशन यानी कि जो चार्ज हमारा आइसोलेटेड सिस्टम में है उसके साथ वही चार्ज रहना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो रूल है वो नेचुरल लॉ है, बहुत सारी चीज़ों में पाया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियाई में, ठीक है। वो एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखो ये चीज़ रेडियो एक्टिविटी में पाई जाती है, अल्फा डीके, बीटा डीके, ठीक है, और गामा डीके में। मैं आपको अल्फा डीके का एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमारे पास 92 यूरेनियम 238 है, ठीक है। ये जो है वो एलिमेंट का नेम है यूरेनियम। ये 92 प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर डिफाइन करते हैं। हमारे पास मान लो अभी 92 प्रोटॉन्स हैं और ये हमारा एटॉमिक मास है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि चार्ज कंजर्वेशन कहाँ पे यूज होता है। देखो 92 यूरेनियम 238, अगर इसका अल्फा डीके हुआ, डीके क्या है वो तो बाद में ही बताऊंगा। अल्फा हमारा पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस। अगर इसमें से अल्फा डीके हुआ तो क्या होगा कि यू कहाँ लिख दिया मैंने, थोरियम आएगा। 90 थोरियम 234 प्लस 2 हीलियम, ये हमारा है यूरेनियम, ये हमारा है थोरियम, और ये हमारा है हीलियम, ठीक है। बच्चों जब भी यूरेनियम का अल्फा डीके हुआ ना, तब क्या हुआ कि यूरेनियम दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक थोरियम में और हीलियम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन रह रहा है। चार्ज कैसे कंजर्व रह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखो 92 प्रोटॉन्स पहले थे, रिएक्शन के पहले रिएक्शन हुई यानी डील हुई, बिजनेस हुआ, डील हुई, डील के बाद 90 प्रोटॉन थोरियम के पास और 2 प्रोटॉन हीलियम के पास, एडिशन करो तो प्रोसेस के पहले भी 92 थे, बाद में भी 92 रहे, यानी हमारा चार्ज यहाँ पे कंजर्व्ड रहा। जितना प्रोसेस के पहले था उतना प्रोसेस के बाद भी आया, ठीक है। तो इसी बात को हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा, क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट कंजर्वेशन का। बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। कंजर्वेशन यानी प्रोसेस के पहले जितनी चीज़ थी, जितना चार्ज था उतना बाद में भी होना चाहिए। देखो जितना भी चार्ज है ना यूनिवर्स में वो डिफाइन है, कांस्टेंट है, ठीक है। ना तो वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपने ऐसा कभी सुना क्या कि कोई चार्ज की डेथ हो गई हो, 2 इलेक्ट्रॉन टकराए और 1 इलेक्ट्रॉन की डेथ हो गई हो? ऐसा कभी नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की ना डेथ होती है ना बॉर्न होता है। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके। इसलिए ऐसा कभी न्यूज़ में आता ही नहीं है कि 2 प्रोटॉन की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, मर्डर हो गया। कोई भी न्यूज़ आपने से सुनी नहीं होगी, क्योंकि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। इसमें आपको जो ये बेसिक से पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अच्छे से,
ठीक है, तभी जाकर आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट आइडिया आएगा। बस ये बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं वो अगर आपको आ गई चार्ज के बारे में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा। जितना वर्ड हैवी है उतना उसका मीनिंग उतना ही हल्का है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन अ परफेक्ट अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। ओके, जो भी बॉडी है वो अगर हमारी परफेक्ट अमाउंट में होगी, परफेक्ट यानी फिक्स अमाउंट, अगर कोई भी बॉडी हमारी फिक्स अमाउंट में है तो उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन, यानी इंटीजर होगा हमारा जो भी नंबर होगा वो। ओके, उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। देखो ये कंसेप्ट आया कहां से? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम चार्ज को फ्लूइड माना जाता था। फ्लूइड, जो फ्लूइड है वो चार्ज के फ्लो में, मतलब जैसे पानी कैसे बहता है, ओके, वैसे ही चार्ज का फ्लो माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई फ्लो टाइप का मटेरियल नहीं है, इट इज इन अ क्वांटाइज्ड फॉर्म, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक प्रोटॉन करके उनकी वैल्यू बनती है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग मैं आपको बताऊं, फॉर्मूला अगर हम लिखे उसका, तो Q इज इक्वल टू NE, इस तरह से उसको लिखा जाता है। और हम इसको क्लियर करेंगे कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है। क्वांटाइजेशन का मीनिंग यही है कि मान लो हमारे पास प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, वो परफेक्ट अमाउंट में होंगे। ठीक है, कभी आपने देखा ऐसा कि आधा इलेक्ट्रॉन हो, उसका मुंह नहीं है, सिर्फ बॉडी है, सर नहीं है उसका? ऐसा कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरी की पूरी बॉडी होगी उसकी, आधा अधूरा कभी नहीं होगा, यानी वो परफेक्ट नंबर में ही आएगा। जो परफेक्ट, ये हमारा है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये उसका अमाउंट डिफाइन करेगा। ठीक है, ये जो होगा वो हमारा इंटीजर नंबर होंगे, और ये होगा दैट इज एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन, जो डिफाइन है। ओके, एलिमेंट्री चार्ज बोलेंगे हम उसको, जो कि फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स है। इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन। यहां मैं n को अगर डिफाइन करूं तो n की वैल्यू या तो +or-1 आएगी, या +or-2 आएगी, या +or-3 आएगी, सो ऑन, इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, मान लो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं लिख सकूंगा Q इज इक्वल टू -5e, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। देखो क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये है बच्चों के पॉइंट में कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, जो भी नंबर आएंगे वो इंटीजर में ही आएंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑल चार्जेस आर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e आएगा, सॉरी, चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। हमारा जितना भी चार्ज रहेगा वो e के इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा, यानी या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या 10 होंगे, या 15 होंगे, ना कम रहेंगे ना ज्यादा रहेंगे, परफेक्ट नंबर में रहेंगे। देखो इस तरह से। ओके, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि चार्ज की वैल्यू ऐसे आ जाए +3.5, हाँ कूलम में आएगा, लेकिन जो उसकी नंबर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के वो ऐसे नहीं आएंगे। मैंने आपको लिखा 3.5e, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, 2/3e, ऐसा कभी नहीं होगा। 7 1/2e, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी नंबर होंगे वो परफेक्ट ही होंगे, या तो 3 या 4, या तो 7 या 8, इस तरह से। तो यह आपको अगर बात दिमाग में बैठ गई तो समझ लो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ आ गया। ठीक है, जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि चार्ज ओनली ट्रांसफर करेंगे तो पूरे के पूरे ही करेंगे। मान लो 10 किए तो 10 के 10 जाएंगे, ऐसा नहीं कि 9.5 चले गए और आधे को छोड़ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या प्रोटॉन ट्रांसफर होगा वो पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा, पूरी बॉडी को, अपने हाथ पैर सब लेके ही जाएगा, पीछे कुछ छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए क्वांटाइजेशन इस तरीके से हमें समझना है कि चार्ज जो भी होगा वो परफेक्ट नंबर में ही होगा। ठीक है, देखो क्वांटाइजेशन पॉइंट के एमसीक्यू भी हमें आ सकते हैं, तो अब मैं थोड़ा आपको एमसीक्यू करवाता हूँ, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं हम
कि किस तरह से बॉडी में चार्ज ट्रांसफर करते हैं और किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन पहले हम करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है जो हमारी एनसीईआरटी में भी उसकी लाइन बता रखी है। वो चीज ये है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन -1 कूलम चार्ज। -1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले नंबर वाला कोई भी क्वेश्चन आए ना तो यही आपको यूज करना है, Q इज इक्वल टू एनी, चाहे इलेक्ट्रॉन के नंबर हो चाहे प्रोटॉन्स के नंबर हो। ठीक है, नंबर वाला क्वेश्चन दिख गया तो फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए Q इज इक्वल टू एनी। मैंने लिख दिया Q इज इक्वल टू एन ई। -1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पता करना है, तो यहां हम रख देंगे -1, n तो पता करना है, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन है तो मैं लिखूंगा -1.6 10⁻⁹। माइनस माइनस को काटेगा, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1/1.6 10⁻⁻⁹। बेसिक सी बात है कि 1/1.6 कितने आएंगे, 0.625 होंगे, और -19 को हम ऊपर ले आएंगे तो डेट विल बी +19, और जैसे ही हम एक डिजिट मूव करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.25 10⁻18। आप सोचो कि 1 कूलम चार्ज में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 6.25 10⁻18। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना कि 6.25 क्यों आया, इंटीजर आना चाहिए। तो ये तो ऐसा है कि अगर मैं 2 डिजिट मूव कर दूं और तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 डिजिट हमने मूव किए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब लगा लो 0 16, ठीक है, तो इतने नंबर रहेंगे, तो ये भी परफेक्ट नंबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है वो वर्क करता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पर सेकेंड, तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पे कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स moves out per second from one body to another body, at what time it will get 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में, मूव आउट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो, दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने हैं हमें, ठीक है, एक कूलम चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करना है तो 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो बच्चों, हमें चार्ज ट्रांसफर करना है, ऑप्शन आपको एक बार बता देता हूं, फिर आप ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूं। देखो 6.25 10⁵ सेकेंड, 6.25 10⁸ सेकेंड, 9 ले लेता है, 9 सेकेंड, 6.25 10⁻, हाँ, and D 6.25 10⁻24 सेकेंड। ठीक है, अब देखो किस तरह से हम करेंगे इसको। सर ऑप्शन, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हमें 10⁹9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने हैं, तो 1 कूलम इसके ऊपर एस्टैब्लिश करने में कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी, ये हम ये निकाल रहे हैं
कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर करेंगे। तो Q इज इक्वल टू एन, क्यू इज इक्वल टू एन 10⁻⁹ है, एक चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, तो 1.6 10⁻10 कूलम, इतना चार्ज हमने ट्रांसफर किया। अब देखो हम ये लिखेंगे कि 1.6 10⁻10 कूलम चार्ज 1 सेकेंड लगा ट्रांसफर होने में, तो टोटल 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। ओके, तो T इज इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 10⁻10, 1 अपॉन 1.6 कितना आएगा 0.625, माइनस 10 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आएंगे तो प्लस 10 हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा 6.25, और एक डिजिट हमने राइट साइड मूव किया तो यहां से पावर 1 कम होगी, तो 9 सेकेंड हो गया। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर आ रहा है हमारा 6.25 10⁻9, तो आंसर बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने किया इस तरह से, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। ओके, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमें आएंगे तो नहीं एग्जाम में, पर इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि जो कंसेप्ट हमने समझा है, ठीक है, वो हमें उसके न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना भी आगे की पढ़ाई करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है ना बच्चों, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स would have to be removed from a silver coin to leave it with a positive charge of 10⁻⁹ कूलम। जो ऑप्शन तो वही थे, मैंने मिटा दिए, वापस लिखता हूं। 6.25 10⁻5, पिछली बार टाइम था, इस बार नंबर फाइंड करने हैं। 6.25 10⁻9, 6.25 10⁻12, और डी ऑप्शन 6.25 10⁻24। हमें बोला गया है कि सिल्वर का जो कॉइन है, ओके, उसमें से अगर हम इतना चार्ज रिमूव करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव किए हैं वो पता करना है। तो Q इज इक्वल टू एनी, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला है। कितना चार्ज हमें रिमूव करना है 10⁻⁹ कूलम, तो इतना चार्ज अगर हमें रिमूव करना पड़ेगा तो उसके लिए करना है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं वो पता करना है। तो n और 1.6 10⁻⁹ देखो जो रिमूव करें तो वैसे भी यहाँ माइनस आएगा, और इलेक्ट्रॉन का माइनस 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 प्लस, n 10⁻⁹ 1.6 10⁻⁹ 1 अपन 1.6 क्या हो जाएगा 0.625 10⁻⁹ प्लस 19, तो n हमें मिल गया 0.625 10⁻10। ठीक है, एक डिजिट हम मूव कर लेंगे तो 6.25 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा आंसर आया बी। इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे अगर हमें इतना चार्ज चाहिए तो। अब जो दूसरा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ओके, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं। 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स falls per second on a neutral sphere। तो हमें न्यूट्रल स्फीयर पे गिर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, पर सेकंड इतने अल्फा पार्टिकल्स गिर रहे हैं न्यूट्रल स्फीयर पे। तो कैलकुलेट द टाइम इन विच
the sphere get charge by 2 माइक्रोकूलम। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन भी लिख लेता हूं। 0.625 सेकेंड, 6.25 सेकेंड, 62.5 सेकेंड, 625 सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व करता है हम। देखो यहां पे हमें बोला गया है कि 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस। तो वो कितना चार्ज कंटेन करता है? +2e, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, पर हम यहाँ पे चार्ज उसका कितना आएगा? +2e। ओके, अब हम यहाँ पे लेंगे कि 1 सेकेंड में, पर सेकेंड 10⁻10 अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो t सेकेंड में कितने अल्फा पार्टिकल फॉल करेंगे? ठीक है, तो हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, n इज इक्वल टू t इंटू 10⁻10 अल्फा पार्टिकल्स। ये मिल गया। अब हम करते हैं, चार्ज जो हमें मिला, हमें इतना चार्ज चाहिए 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो ई डैश है वो हमारा कितना है अभी? 2e + 2e। ठीक है, इतने डेटा हमारे पास हैं। अब हम फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेंगे इसको। Q इज इक्वल टू n e डैश। Q, कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम कितने टाइम में वो अचीव करेगा वो पता करना है। तो 2 माइक्रोकूलम n t 10⁻10 और e डैश की वैल्यू है 2e। ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलम का 10⁻⁻6 कूलम, t 10⁻10 2 1.6 10⁻⁻19। अब हमें यहाँ से निकालना है t। एक ही है जो अननोन है, बाकी सब नोन वैल्यूज हैं। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻6 इस तरफ बाकी बचा, बाकी सारी वैल्यू डिनोमिनेटर में जाएगी। तो 1.6 10⁻10 -19। ओके, t इज इक्वल टू 1/1.6 हो जाएगा 0.625 10⁻⁻6 + 19। तो 0.625 19 - 6 हमारा हो जाएगा 13। और जैसे ही हम, हाँ ये 10 - 19 क्या हो जाएगा? यहाँ गलती हो गई थोड़ी, 10 - 19 मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख दिया, -9 ऊपर आएगा तो +9 हो जाएगा यहाँ पे, +9। और 9 - 6 यहाँ पे हो जाएगा 3। और जैसे ही हम तीनों डिजिट मूव कर लेंगे 1 2 3, हमारा आंसर आ गया 625 सेकेंड। यानी पर सेकेंड जो स्फीयर के ऊपर, न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर अल्फा पार्टिकल फॉल कर रहे हैं, तो इतना चार्ज एक्वायर करने में कितना टाइम लगेगा? 625 सेकेंड लगेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर ऑप्शन डी। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, वो थोड़ा कंसेप्ट इससे थोड़ा अलग है, इसको मिटा देता हूं मैं। ओके, क्वेश्चन मैं लिखता हूं, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ .64 - 10 into 10⁻⁻18 कूलम। क्या कोई भी बॉडी इतना चार्ज पोजेस कर सकती है? इसका आंसर कैसे मिलेगा? अगर हमारा n इंटीजर आता है तो यस, और n इंटीजर आता नहीं आता तो नो। फिर भी मैं ऑप्शन लिखता हूं इसके, A yes, B no, C can't say anything, या none of these। अब देखो, क्या कोई भी बॉडी इतना चार्ज पोजेस कर सकती है? तो यही हमारा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। Q 0.64 10⁻⁻18, एन हमें पता करना है 1.6 10⁻⁻19, एन 0.64 10⁻⁻18
1.6 10⁻⁻19। जैसे ही हम यहाँ पे एक डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6.4 10⁻⁻19 हो जाएगा। 1.6 10⁻⁻19, 19 10⁻⁻19 10⁻⁻19 को मार देगा, 16 4 जा 64। ओके, तो हमारा आंसर आया n = 4, यानी परफेक्ट नंबर आया ना। यही तो हमने सीखा है क्वांटाइजेशन में, परफेक्ट नंबर आना चाहिए। परफेक्ट नंबर आया मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, यस, कि इतना चार्ज बॉडी पोजेस कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट चार्ज कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आगे का स्टडी आपका बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों एक बात और, कि मैं आपको इसी तरह से पूरा 12th का सिलेबस कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से एनसीईआरटी लेवल के साथ साथ जेईई मेंस या फिर नीट आपको अच्छे से करना है, ओके, फिजिक्स में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो बने ही रहेगा मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।